Okay, so let me introduce today's session. We are going to arrange a session related to the best practices in mobile development. So हमारे साथ आज हाशिर शोहेब हैं जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं और वो हमें जो सेशन देंगे अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फ्लटर एंड आई नो कि यहाँ पे हमारे साथ जो है ना जो भी मोस्टली स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं वो या तो बूट कैंप से हैं या फिर वो फ्लटर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लर्न करना चाहते हैं तो हम जो है ना इसलिए बिकॉज प्रीवियस सेशन जो था हमारा वो कुछ फ्लटर के बेसिक से रिलेटेड था तो इस टाइम हमने जो है ना थोड़ा सा एडवांस मतलब जिससे आपको थोड़ा सा ये पता चले कि इंडस्ट्री में जो जो कि एप्लीकेशंस बन रही हैं उनमें किस तरह से जो है ना डेवलपमेंट कौन सी प्रैक्टिसेस अलाउ फॉलो होती है और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके डेवलपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पे काम करते हैं राइट। तो आप सबको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? गाइस एक बार कंफर्म कीजिएगा। ओके गुड। So let me share this link with our host. अच्छा तो मैं थोड़ा सा अपनी फ्लटर कम्युनिटी के बारे में बता दूं तो फ्लटर कम्युनिटी में जो है हमने यहाँ पे फ्लटर कम्युनिटी सक्खर रीजन में जो कि हमने फ्लटर के अबाउट अवेयरनेस देनी थी और हमने इसी जो है ना मकसद से ये बूट के कम्युनिटी स्टार्ट की थी और इसमें हमने अलहमदिल्ला अभी तक जो है ना 3 बूट कैंप्स जो है ना वो हमने ऑर्गेनाइज कर दिए लाइक 2 बूट कैंप्स हमारी जो है ना वो फिनिश हो चुकी है उसमें हमने बेसिक्स ऑफ द फ्लटर स्टूडेंट्स को सिखाया है और इसके अलावा अभी हमारी थर्ड जो है बूट कैंप वो स्टार्ट हो चुकी है और उसकी क्लासेस चल रही है हमारी। ठीक है। मैं थोड़ा सा टीम के बारे में बता दूं आपको तो आई एम नूरेलाई फाउंडर ऑफ फ्लटर सक्कर कम्युनिटी और अलॉन्ग विथ मी हसनैन है को फाउंडर ऑफ फ्लटर सक्कर एंड कम्युनिटी एडवोकेट एंड मोहम्मद सकलेन also the co-founder of Flutter Sector community and he is the developer advocate, right? And we have amazing team with us लाइक शोएब है हमारे साथ, हफ्सा हैं, अरीबा हैं, लारेब हैं, धीरज हैं एंड अजिया हैं। दे आर लाइक वर्किंग along with us on our social platforms. They handle all the social platforms and all the queries जो कि आप स्टूडेंट्स मोस्टली पूछ रहे होते हैं हमारी बूट कैंप के दौरान, तो ये सारी क्यूरीज यही हैंडल कर रहे होते हैं, राइट? ओके, लेट मी admit other students. और इसके अलावा हम मैं जैसे आपको बता रहा था तो फ्लटर की बूट कैंप हमने बूट कैंप 1 स्टार्ट की थी, 2 वो दोनों हमारी फिनिश हो चुकी हैं और इसके अलावा अभी हम जो है बूट कैंप फ्लटर बूट कैंप फेज 3 चला रहे हैं जिसमें हम बेसिक्स ऑफ फ्लटर के हवाले से जो है ना स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और हम इसमें हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप स्टूडेंट्स को बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, राइट? और इफ़ आप में से न्यू जो हमें यहाँ पे अभी किसी ने ज्वाइन किया हो तो मैं उनको बता दूं कि बेसिक्स ऑफ फ्लटर हमारी रिक्वायरमेंट हो, सॉरी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती है इस बूट कैंप को ज्वाइन करने के लिए। इन फ्यूचर इफ आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो उनको ये है कि मतलब उनको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए फिर ही वो इस बूट कैंप को ज्वाइन कर सकता है, राइट? एंड इट इज़ फ्री फॉर ऑल एंड along with that we are going to announce the advanced flutter boot camp जो कि हम जल्दी अनाउंस करने वाले हैं लाइक विद इन 1 or 2 वीक। तो वो भी मैं आपको जो है ना उसके हवाले से भी हम आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे देंगे। सो नाउ हाशिफ भाई इज विथ मी। Okay, so I'm going to announce that Sir Hashir is now connected with us, and like he is expert in mobile application development. He has experience working with different companies right now, and he's also the co-founder of Flagship startup. Okay, so over to you, sir. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आवाज़ आ रही है मेरी?
वालेकुम सलाम जी सर, आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। ओके। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सही। ओके। अच्छा, तो जो आज का सबसे पहले मैं ये बताना चलूँ कि जो ये सेशन होगा ये मेरी तरफ से एक तरह से एक प्रेजेंटेशन या एक लेसन या एक क्लास की तरह स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि अ, मैं बस 10-15 मिनट के अंदर ये सारा कुछ कवर करूँगा। उसके बाद हम Q&A पे ज़्यादा फोकस रहेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रिपेयर रखिएगा। दूसरा, इन द एंड, एज अ डिस्क्लेमर, आई विल नॉट बी एबल टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट, तो अगर किसी को इसमें से कुछ चाहिए हो तो ही कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। the best practices in building mobile applications. तो एज अ जूनियर हम सबके माइंड में एक चीज़ आती है कि हमें लाइक प्रो डेवलपर कैसे बनना है या प्रो इंजीनियर कैसे बनना है, कि हम सारा कुछ कर लें, हमें जल्दी जल्दी से सीखना होता है। तो एज सच कोई मैजिक नहीं है या कोई एक ऐसी ट्रिक नहीं है कि आप बस आपने ये 1 घंटे का या आधे घंटे का सेशन ले लिया तो उसके बाद जी आपको सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाएंगी। हाँ, आपको मैं जो है वो एक गाइडलाइन दे दूंगा कि हाउ यू कैन बिकम काइंड ऑफ समवन सीनियर, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे लर्न की जा सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद माय इंट्रोडक्शन। Basically, I graduated from NUST in 2020, और उसके बाद से I've been working as a front end engineer for like past 4 years, और मेनली मैंने फ्लटर में काम किया। तो मैं स्टोरी इसके सबसे पहले जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो कोविड का पीक था, और आई गॉट द जॉब विद यूके बेस्ड स्टार्टअप, और वो एक सोशल मीडिया टाइप एप्लीकेशन बना रहे थे। तो उस टाइम कोविड के टाइम पे एक फिजिकल मीटअप एप्लीकेशन बनाना स्टार्टअप थोड़ा हैसल था। तो वहाँ पे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद फाउंडर्स जो कि गूगल इंजीनियर्स थे, और आफ्टर 1.5 ईयर आई फील लाइक कि नई फ्लटर काफ़ी आ गई है, तो अब मुझे थोड़ा नेटिव भी सीखना चाहिए। तो मैंने जॉब स्विच कर ली और आई वेंट टू डिविजन लैब, जो कि ज़मीन.com और OLX.com की पेरेंट कंपनी है। तो वहाँ पे आई वर्कड एज अ नेटिव आईएस डेवलपर, साथ साथ iOS सीखी, साथ साथ फीचर भी इम्प्लीमेंट किए, और ज़मीन की ऐप के अंदर मैंने iOS नेटिव पे काम किया। उसके बाद आफ्टर लाइक 6 to 7 months मैंने दोबारा जॉब स्विच कर ली, और फिर मैं फ्लटर के अंदर दोबारा आ गया, और इस टाइम सऊदी बेस्ड कंपनी के साथ मैंने तकरीबन 1-1.5 साल काम किया, जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप बना रहे थे, एक फिनटेक टाइप एप्लीकेशन बना रहे थे। उसके बाद साथ साथ मैं फ्रीलांस भी कर रहा था। तो इस ईयर के स्टार्ट में आई क्विट माय जॉब और स्टार्टेड फुल टाइम एज अ फ्रीलांसर। और इसके अलावा आई को फाउंडेड ब्लॉकशिप विद माय फ्रेंड, और एट ब्लॉकशिप वी आर प्रोवाइडिंग फ्लटर सेंट्रिक सर्विसेज। अच्छा, और थोड़ी सी मेरी कुछ अचीवमेंट्स यू कैन से कि
आई एम वेरी काइंड ऑफ ओपन सोर्स एंथुजियास्ट, तो मैंने गो राउटर के अंदर कंट्रीब्यूशन अपनी की हुई है। तो इफ यू नो गो राउटर एक राउटिंग पैकेज है फ्लटर का फेवरेट। और इसके अलावा आई हैव माय ओन एप्स एज वेल। दिस इज क्वांटॉक। क्वांटॉक बेसिकली एक मूड बेस्ड इमोशन बेस्ड आयात आपको दुआएं शो करता है। और इसके अलावा इसके अंदर प्रेयर टाइम्स और किबला नेविगेटर इस तरह की भी चीज़ें। और जो कि मेरा काइंड ऑफ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरा एक साइड हसल है, वो दिस स्टार बुक, जो कि एक मूड ट्रैकिंग और डायरी राइटिंग एप्लीकेशन है। अच्छा, दिस इज ओपन सोर्स और आप इसका कोड वगैरह भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा मेरा ओपन सोर्स इम्पैक्ट वो ये है कि आई हैव सम रिपोजिटरीज जिन पे तकरीबन 1.5 के 1.6 के फोर्स और स्टार्स वगैरह। तो दिस इज फ्रॉम देयर। तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया और गिटहब पे डाल दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद ही ट्रैफिक पकड़ी और उससे तकरीबन 1500 लोग अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स बिन लाइक 4 5 years। और तो the topic actually is कि best practices and habits that shape you to be a better mobile engineer। तो ऐसी क्या practices या habits आप अपनी life में या अपनी routine में लेके आ सकते हैं कि you can become a better mobile engineer। So the first thing is कि you should have a mindset। और उसके लिए do not think yourself as a Flutter developer और क्या कहते हैं या कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक या फ्रेमवर्क स्पेसिफिक कि भाई मैं मुझे फ्लटर पसंद है, मुझे फ्लटर करनी है और ये वो। क्योंकि जो जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनका एक लाइफ टाइम होता है, लेकिन जो निशेस होती हैं दे स्टेज फॉर लॉन्ग। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फ्लटर करनी है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम अ फ्लटर डेवलपर, यू कैन से आई एम अ मोबाइल एप्लीकेशन इंजीनियर। कि a mobile application में कोई भी प्रॉब्लम है, you should be able to fix that, either use a tool as a Flutter as a tool or any native language as a tool या React Native या कुछ भी। तो कभी इस डिबेट में जाना ही नहीं है कि भाई Flutter अच्छी है या React Native अच्छी है, ये बच्चों वाले काम है। तो इसके लिए सबसे पहले माइंडसेट ये होना चाहिए कि यू शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ना कि आई एम अ डेवलपर तो भाई मुझे डार्ट की हर चीज़ सीखनी है, मुझे फ्लटर की हर चीज़ सीखनी है ताकि मेरे पास हर चीज़ टूल्स और टेक्नोलॉजीज हो ताकि मैं कर सकूं। आपको ये चीज़ें गूगल पे भी आराम से मिल जाएंगी। लाइक इफ़ यू वांट टू राइट अ लूप, जस्ट राइट के फॉर लूप इन डार्ट, तो आपको सिंटेक्स मिल जाएगा। तो आपको सिंटेक्स पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, फोकस आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए कि बिजनेस को या किसी भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो उनको क्या प्रॉब्लम आती हैं, या जो भी फॉर एग्जांपल आपने स्क्रीन बनानी है, अब डैशबोर्ड एक स्क्रीन है ये बनानी है, दिस इज अ प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप पहले पेन और पेपर पकड़ोगे और सोचोगे अच्छा ये कंपोनेंट्स इस तरह मैं करूँगा और फिर अलाइन करूँगा तो इस तरह से पूरा एक यूआई बन जाएगा, बजाय कि आप स्टार्ट से शुरू हो जाए कि अच्छा ये बीच पे ये डाला वो डाला ऐसे किया। तो द थिंग इज के प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इवन अभी जीपीटी भी नहीं कर सकता। तो सिंटेक्स पे या इस चीज़ों पे फोकस नहीं करना बल्कि कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है। अब उसके लिए लैंग्वेज को ही कोई भी यूज़ करो, डजेंट मैटर। और लैंग्वेज स्विच करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि जैसे फॉर इंस्टेंस यू नो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, बस इतना पता होना चाहिए। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्लास इस डार्ट में या स्विफ्ट में कैसे लिखते हैं, वो आप गूगल भी कर सकते हो, जीपीटी भी दे सकते हैं आपको। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज के ट्राई टू बिकम 1% बेटर ईच डे। और उसमें व्हाट यू कैन डू इज के आइदर यू कैन डेडिकेट 5 hours per week या फिर 1 hour every day। तो अब जॉब के साथ ये कैसे मेंटेन या मैनेज किया जा सकता है? आप जॉब पे जाने से 1 घंटा पहले
काम कर सकते हो, या जॉब के दौरान, जॉब स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा पहले अपनी लर्निंग कर दो और उसके बाद काम स्टार्ट करो। क्योंकि अगर पहले जॉब करोगे बाद में लर्निंग करोगे तो उस टाइम आपका दिमाग ऑलरेडी इतना थक चुका होगा कि आप लर्निंग पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। और लर्निंग एज सच नहीं है कि भाई मैंने ये कोर्स पकड़ लिया तो मैंने 1 घंटे में पूरा कोर्स खत्म कर लिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप चल सकते हैं। और सिर्फ कोर्स नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, आर्टिकल पढ़ लिया, ब्लॉग पढ़ लिया, किसी का ओपन सोर्स कोड रिव्यू कर लिया, या अपने जो भी मेट्स हैं कंपनी में उनका कोड रिव्यू कर लिया, किसी सीनियर से बात कर ली, या क्या कहते हैं कोई पॉडकास्ट सुन ली, कोई बुक पकड़ ली, या कोई कोर्स स्टार्ट कर दिया। डेली थोड़ा 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 करते हुए आप 1 महीने 2 महीने में एटलीस्ट कोर्स कवर कर लेंगे एंड यू विल बी 1% बेटर ईच डे एटलीस्ट। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो कंपाउंड करते करते आपको 1 साल में आपके सराउंडिंग में जो आपके बराबर उस टाइम लोग होंगे उनसे बेहतर बना देगी। तो आप मार्केट competitive हो जाओगे और आप ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर पाओगे। और द नेक्स्ट इज के हाउ राइट अ बेटर कोड। अब एक अच्छा कोड लिखने के लिए जो सबसे मेजर मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि डायरेक्टली कोड पे जंप कर जाते हैं। प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक कोटेशन भी है कि गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend first 4 hours sharpening the axe। तो प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो लाइक टीचर यूज्ड टू से कि अभी कोड नहीं करना, पहले 20 मिनट जो है वो आप पहले लॉजिक बनाओ। तो इवन फ्लटर के अंदर भी अगर आपने कोई भी स्क्रीन बनानी है तो सबसे पहले उसे प्लान करें कि इस पूरी स्क्रीन के अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट जो है वो रीयूज किए जा सकते हैं, ताकि मैं उसका एक ही विजिट बनाऊं और उसको हर जगह रीयूज कर लूं, बजाय कि आप उसी कोड को बार बार कॉपी करें। तो इस तरह जो है ना, आप चाहे आपको एक सिंपल भी प्रॉब्लम लग रही हो ना कि भाई मैंने तो एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें दो वेरिएबल्स प्लस करने हैं बस, उसके लिए भी बेहतर ये है कि पहले आप एटलीस्ट पेपर पे उसे एक दफ़ा लिखें और उसके पेपर पे पूरा कोड नहीं लिखना बल्कि सिर्फ लॉजिक बनानी है, उसके बाद फिर आप कोड कर सकते हैं कंपाइलर पे। एंड यू विल नोटिस के ओवर द टाइम आपकी जब ये हैबिट बन जाएगी तो ये आपको कितना फ़ायदा देगी। और इसके अलावा यू नीड टू लर्न सॉलिड प्रिंसिपल्स और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स। इनके लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूँगा। और इसके अलावा फिर कोड की या रिपोजिटरी को मेंटेन या मेंटेनेबल बनाने के लिए आपको उसमें लेंथ और स्टैटिक कोड एनालिसिस लाजमी रखना चाहिए। और उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे फिल्टर ने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से दिए हुए हैं कि क्लास कैसे लिखनी चाहिए और कैसे नहीं लिखनी चाहिए, लाइक गुड और बैड की एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी फेवर आप अपने आप को देंगे वो ये कि अपने कोड को डॉक्यूमेंट करें। छोटी सी ऐप बनाएंगे कोई मसला नहीं है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इंसान इंसान की नेचर, इंसान भूल जाता है चीज़ें। तो अगर आप चीज़ें डॉक्यूमेंट रखेंगे तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ पे ही एक मेहरबानी कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है ना, ये मैंने काफ़ी देर बाद जाके मुझे इस चीज़ की समझ आई और इसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो फॉर नाउ को जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत बोरिंग पार्ट लगता है, लेकिन जब एक चीज़ ना समझ आ रही हो, जब वापस आए तो उस टाइम जब आप अपना लिखा हुआ जो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं उससे स्लैश स्लैश करके जो आप अंदर लिख देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, वो जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हाउ मच बेनिफिशियल इट इज़ और हाउ मच टाइम सेविंग इट इज़। इसके अलावा ऑप्शनली यू कैन लर्न यूनिट टेस्ट केसेस, हाउ टू राइट यूनिट टेस्ट। तो एक काइंड ऑफ कोटेशन भी है कि uh, अगर तो आपने ये देखना है ना कि आपका कोड क्लीन है या नहीं, तो उसकी एक टेस्ट ये है कि अगर आप उसके यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं तो मीन्स द कोड इज क्लीन। अगर आप यूनिट टेस्ट नहीं लिख सकते मीन्स द कोड इज नॉट क्लीन। And the next thing is कि if you want to like build an app from scratch,
और आप अपनी अपनी ऐप लॉन्च करना चाहते हैं या अपने लिए ऐप बनाना चाहते हैं, तो इट्स गुड टू थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल। और दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई हैव डन विद स्टारबुक। तो आप मैंने स्टार्ट में आई वाज लाइक कि ये फीचर भी डाल देते हैं, ये फीचर भी डाल देते हैं, ये फीचर भी डाल देते हैं। अब बनाते बनाते इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैं उसे पब्लिश टाइम पे नहीं कर सका। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप पहले एक कोर फीचर पकड़ें और सिर्फ उसी को बिल्ड करें और उसी को पब्लिश करें। ओवर द टाइम आप आइटरेशंस भेज सकते हैं कि अगला फीचर डाला, वर्जन प्लस किया और एक नई बिल्ड, नई रिलीज भेज दी। तो इससे ये होगा कि आप ओवर द टाइम आपके पास एटलीस्ट कस्टमर्स भी होंगे जो कि उस ऐप को टेस्ट वगैरह कर रहे होंगे और यूज़ कर रहे होंगे। और क्योंकि अब आपने रिलीजेस में बेचना, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप उसमें फोर्स ऐप अपडेट की एक फंक्शनैलिटी लाजमी रखें कि आप काइंड ऑफ यूज़र को किसी तरह से फोर्स कर सकें कि आप यूज़र जो है वो ऐप को अपडेट करें और नया वर्जन अपने पास डाउनलोड करें। क्योंकि हमारी आदत है, हम डाटा बचाने के लिए या ऐप का अपनी स्टोरेज बचाने के लिए हम ऑटो ऐप अपडेट्स ऑफ कर देते हैं, तो ऐप्स अपडेट नहीं होती। तो फिर इवन बैंकिंग ऐप्स जो होती हैं वो यूजुअली फोर्स करती हैं हमें कि आप जब तक लेटेस्ट वर्जन पे नहीं आएंगे ऐप नहीं चल सकती। तो क्योंकि हम इतने सारे वर्जन्स एज अ सोलोप्रेन्योर या सोलो फाउंडर नहीं मेंटेन कर सकते, तो बेस्ट वे इसके आप फोर्स ऐप अपडेट की फंक्शनलिटी रखें। इसके अलावा जब भी आपने कोई डिज़ाइन आपको दिया जाता है कि ये डिज़ाइन आपने इम्प्लीमेंट करना है फ्लटर में या किसी भी उसमें, तो उसका डिज़ाइन सिस्टम होना चाहिए ताकि डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करते हुए आप ऐप का एटलीस्ट थीम लिख सकें। कैलकुलेटिंग एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल बी गिविंग योरसेल्फ अ फेवर। और CI/CDs बहुत फैंसी वर्ड है, देखने में लगता है कि पता नहीं क्या ही कोई भला होगी, लेकिन इट इज़ जस्ट एन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। और आप कोई भी जो काम रेपिटेटिवली कर रहे होते हो आप उसको इवन प्रोग्राम कर सकते हो। तो इसका सबसे आसान और सबसे इजी सॉल्यूशन आई थिंक कोड मैजिक है या गिटहब एक्शंस भी है। तो आपने जितनी भी बिल्ड्स बनानी होती हैं और बिल्ड्स भेजनी होती हैं प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, ये एक रेपिटेटिव काम है जो कि आपने हर महीने बाद जो भी आप नया फीचर जब आप लॉन्च करते हैं तो आपने भेजनी होती है, तो बार बार आपको यही स्टेप करने पड़ते हैं। तो बजाय कि आप मैनुअली बार बार करें, आप इसको ऑटोमेट कर दो कि जैसे ही आप कमेंट पुश करो आपकी बिल्ड बने और खुद ही अपलोड हो जाए, आपको वेट ना करना पड़े। और इसके अलावा इन द बिगिनिंग आप स्टार्ट करते हो सेट स्टेट और बेसिकली एक स्टेटफुल विजेट बना देते हो जिसके अंदर आप स्टेट और यूआई एक ही क्लास के अंदर रखते हो। तो ओवर द टाइम आप अगर स्टेट को यूज़ करना चाहो किसी दूसरे यूआई के साथ तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपस में कपल्ड होती हैं। तो स्टेट और यूआई को किसी तरह डीकपल करें, जो सी मर्जी लाइब्रेरी यूज़ करें, चाहे ब्लॉक करें, चाहे रिपोर्ट करें, चाहे प्रोवाइडर करें, वट, लेकिन स्टेट और यूआई को किसी तरह अलग करके और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज़ करें। और दीज आर द रिसोर्सेज। रिफैक्टिंग ग्रुप पे आप डिज़ाइन पैटर्न सीख सकते हैं। बिल्डिंग मोबाइल ऐप स्केल, इट्स अ बुक जो कि ओपन इंजीनियर ने लिखी हुई है, इट्स अ वेरी गुड बुक। और इसके अलावा डार्ट के या फ्लटर की जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम सून लॉन्चिंग अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जहाँ पे आई विल बी posting daily Flutter jobs. So it's not public yet, but I will announce soon. So you can follow me on LinkedIn to get the updates. So if you want, so this is the QR. This is the link, and this is it. Any questions? Okay, so आशिफ भाई, आप जी आपने बहुत ही इजीली बोल दिया कि नॉट जस्ट द फ्लटर डेवलपर। आप इस तरह कंसीडर ना करें कि जस्ट फ्लटर डेवलपर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे से। But like I'm saying, my audience, like we have students who are the like learning right now. They are in the learning phase, right? So इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह से आप इस स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रहे थे कि किस तरह से वो जो है ना खुद
कंसीडर करें एज अ मोबाइल एप्लीकेशन एक्सपर्ट या मोबाइल इंजीनियर, और वो जस्ट इसमें से फ्लटर सही पे ना रहे। सही। सो द थिंग इज कि आपको लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको जो है ना प्रोग्रामिंग के सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में रखने चाहिए। लैंग्वेज और सिंटैक्स, ये यू शुड नॉट केयर अबाउट दोस थिंग्स। द एग्जांपल इज कि ग्रेजुएशन में हमने क्या पढ़ी, सी शार्प, सी प्लस प्लस, सी, इस तरह की लैंग्वेजेस पढ़ी। जब हम क्या कहते हैं इंडस्ट्री में आए तो वहाँ पे जावा, स्विफ्ट, डार्ट, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो अगर तो फॉर एग्जांपल कि आपने अगर सिंटेक्स सीखने पे लगा देना, तो आप 2 दिन में पूरा सिंटेक्स एक दफ़ा गो थ्रू करो, आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आप सी प्लस प्लस आपको आती है, आपको डार्ट नहीं आती, तो सिंपली डार्ट लैंग्वेज टूवर की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे एक एक चीज़ मेंशन की हुई है कि वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, डार्ट में वेरिएबल्स इस तरह से हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल फ्लोज डार्ट में इस तरह से लिखनी है। और फंक्शंस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, डार्ट में फंक्शन इस तरह से लिखना है। दैट्स इट। तो सिंटेक्स आपको ज़रूरी नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको कहा है कि भाई ये मुझे यूआई बना के दो, तो या मुझे जो है वो एक कैलकुलेटर बना के दो, मुझे, आपको सिर्फ डार्ट आती है, स्विफ्ट नहीं आती, तो मैं आपको कहूँ मुझे ये स्विफ्ट में कैलकुलेटर बना के दो, तो क्या आप कर सकते हो? यू कैन। क्यों? क्योंकि यू नो कि एक कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे सम, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, राइट? अब मुझे इन चारों के फंक्शंस लिखने हैं। फंक्शन के अंदर, हर फंक्शन के अंदर मैं दो वैल्यूज दूंगा, आपस में एक ऑपरेटर होगा जो कि उनको मल्टी, जो भी ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस, डिवाइड, वो करेगा और रिटर्न कर देगा मुझे वही वैल्यू, राइट? अब इसके लिए आपको सिंटेक्स गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, यू शुड नॉट केयर अबाउट दीज थिंग्स। तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ना कि सिंटेक्स सीखना शुरू कर देना। क्योंकि एज अ फ्लटर डेवलपर हम यही गलती करते हैं कि फ्लटर सीखनी है मुझे, बजाय कि आप ये कहो कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखनी है, राइट? तो 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 ये मेरा उस पे एक तरह से पॉइंट है। मुझे याद है जब मेरी पहली जॉब थी, तो जो मेरे ऊपर टीम लीड्स या मैनेजर कह लें, वो खुद बैक एंड डेवलपर थे और वो टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे थे, बैक एंड का पूरा प्रोग्राम लिख रहे थे। और मैं क्योंकि एज ए जूनियर फ्लटर इंजीनियर था, और मैं फ्लटर में सारा कोड लिखता था, और वो मेरी पीआर्स रिव्यू करते थे। उनको खुद फ्लटर नहीं आती थी, बट ही वाज एबल टू रिव्यू माई पीआर्स और मुझे अच्छा उस पर फीडबैक देते थे। हाउ? बिकॉज लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं थे कि भाई मैं तो बैकएंड डेवलपर हूँ, मुझे तो सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट आती है, डार्ट मुझे नहीं आती। तो इट्स नॉट अबाउट सिंटैक्स। अ, वैसे आपकी बात सही है, लेकिन अगर एक बच्चा जो कि अभी रिसेंटली फर्स्ट वो कोई फ्रेमवर्क सीख रहा है, लाइक फ्लटर सीख रहा है, तो उसके लिए हम्म। आई थिंक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो वो किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है, लाइक क्योंकि वो फ्रेमवर्क में फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हुआ है, तो उसको थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा। हाँ, तो अब बेसिकली आपने फ्लटर में सीखना क्या? आपने फ्लटर में ये नहीं सीखना है कि फ्लटर की लाइब्रेरी में कौन कौन से विजेट्स एग्जिस्ट करते हैं और मैं उनको कैसे यूज कर सकता हूँ। आपने ये सीखना है कि फ्लटर के अंदर जो है, जैसे मैंने आपको कहा, स्टेट मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है, राइट? अब उसके लिए चाहे आप ब्लॉक यूज करो या प्रोवाइडर यूज करो या रिपोर्ट यूज करो, इन दी एंड वो है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के ऊपर, ठीक है? उसके अंदर डिजाइन पैटर्न इम्प्लीमेंटेड है, ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न और स्टेट पैटर्न, ठीक है? तो अगर आपको डिजाइन पैटर्न आते हैं, तो इवन आप ब्लॉक यूज किए बगैर, ब्लॉक लाइब्रेरी यूज किए बगैर अपने ब्लॉक्स खुद लिख सकते हो। एंड वी डिड दैट इन द पास्ट, क्योंकि जब हमने स्टार्ट की थी फ्लटर, तो उस टाइम ब्लॉक लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हम अपने ब्लॉक्स खुद बनाते थे यूजिंग स्ट्रीम्स। डार्ट के अंदर जो स्ट्रीम्स और लिसनर्स हैं, हम, सॉरी, स्ट्रीम बिल्डर्स और स्ट्रीम्स, ये यूज़ करते हुए हम अपने ब्लॉक्स खुद लिखते थे। और जब ब्लॉक लाइब्रेरी का वर्जन आया पहला, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वही जो बिजनेस लॉजिक थी वो ब्लॉक लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करना शुरू करवा दी। तो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे ब्लॉक सीखना है, ये नहीं, ब्लॉक बना कैसे है, ब्लॉक की
बिहाइंड दिस लॉजिक क्या है, आपको वो समझने की कोशिश करनी है, ताकि इन दी एंड आप अपनी स्टेट मैनेजमेंट चाहे खुद भी लिखना चाहो तो खुद लिख सको। तो इसके लिए अगेन बेसिक्स का होना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सॉरी प्रोग्रामिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डिज़ाइन पैटर्न्स आपको समझ आने चाहिए। अगर आपको ये तीन चीज़ें आती हैं ना, तो आप इवन खुद भी इवन सारी लाइब्रेरीज बना सकते हो। राइट। अच्छा, इसके अलावा मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपने बोला कि बिकम 1% बेटर एवरी डे, राइट? तो इट इट मीन्स आप बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की कि हम मतलब किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट किस तरह रहे। तो इसके हवाले से आप अगर एक कोई बच्चा है लाइक 4 to 5 फिफ्थ सेमेस्टर का, लाइक इट ही इज इन द सेकंड ईयर ऑफ हिज डिग्री, तो वो किस तरह से लाइक स्टडीज को जो है ना कंसीडर करे, उनको देखे एग्जाम्स और इसके अलावा जो है ना साइड में जो वो के स्किल सीखा है, हम्म। लाइक वो फ्लटर है तो, हम्म। क्योंकि हमने आपने वहाँ वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो हम उनको बेहतर जो हम्म। है ना गाइड कर सकते हैं। तो आप किस तरह से सोचते हैं इस चीज़ को, किस तरह से उनको गाइड करेंगे? अच्छा, तो द थिंग इसके हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं दिन में, ठीक है? तो अब उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि साथ साथ सेमेस्टर में होते हैं, साथ साथ जॉब कर रहे होते हैं और साथ साथ इवन घर में ट्यूशंस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं। तो द मैंने थिंग इज जॉब कि और मैं स्टडी तो की है, ट्यूशन नहीं ली, बाकी जॉब और स्टडी मैंने की हुई है मतलब, हाँ, लेकिन बेहतर तो बना सकते हैं उनको। हाँ, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि जब मैं स्टडीज़ कर रहा था तो मैंने साथ जॉब नहीं की कभी। तो मैं सिर्फ़ सोनली स्टडीज़ पे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फ़ोकस्ड होता था। बट द थिंग इज़ कि टाइम मैं कैसे मैनेज करता था उसमें से एक ट्रिक मेरी ये होती थी। अब क्योंकि आई यूज्ड टू बी लाइक वेरी टेक्निकल और मुझे प्रोग्रामिंग ये वो इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन मुझे जो सॉफ्ट सब्जेक्ट्स होते थे जैसे इंग्लिश, पाक स्टडी, इस्लामियात या कम्युनिकेशंस, इस तरह के जो होते थे ये मेरे सर के ऊपर से गुजरते थे और बहुत बोरिंग लगते थे मुझे। तो मैं क्या करता था, मैं पार्टनर अप कर लेता था ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जिनका उनमें इंटरेस्ट होता था और प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं होता था। तो मैं उनकी प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट बना देता था और वो मेरा इंग्लिश, पाक स्टडी इस तरह की सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट बना देते थे। तो मेरा उधर से एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता था इन प्रोग्रामिंग क्योंकि मैं एक ही टॉपिक के अराउंड 2 डिफरेंट तरह से असाइनमेंट्स बना रहा हूँ और वो मेरा दूसरा काम करते थे। तो इस तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करता होता था। तो the the other thing is जो कि लाइक ये है कि यू नीड टू लाइक हैव अ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो मेरी रूटीन होती थी कि मैं सुबह फजर टाइम उठ जाता था और फजर से लेके यूनिवर्सिटी जाने तक मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर लेता था। क्योंकि उस टाइम हर कोई सो रहा होता है और खामोशी होती है, तो ये टाइम जो होता था लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता था। ओके, राइट राइट। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे माइंड में, अभी क्लिक किया, बाय द वे मैंने वो लिखा नहीं है, मतलब ये एक हमारे टॉपिक से थोड़ा सा हटके, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे तो यूट्यूब पे अगर बंदे जाएं तो स्टूडेंट्स हमारे जाएं तो वहाँ पे सर्च करते हैं कि एक मोबाइल डेवलपर कितना अर्न कर सकता है मंथली, लाइक हुँ, वेब में हमने आजकल देख रहे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे मार्केट बहुत सेचुरेटेड हो चुका है, राइट? हुँ, सो आप क्या मतलब हमें बता दें कि अगर कोई बिगिनर लाइक वो उसको अच्छी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लाइक उसने अच्छा अपना पढ़ा हुआ है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब कुछ उसने, और उसने 6 मंथ्स और 1 ईयर लगाया है फ्लटर सीखने में या कोई भी मोबाइल हुँ, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, वो कितना हुँ। अर्न कर सकता है ऑन एवरेज पर मंथ? पहला आप अगर फ्रेश वो फ्रीलांसिंग है तो उसमें, या अगर वो जॉब करता है तो उसमें फ्रेशर। आप एज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं कि जी ग्रेजुएट हुआ है, उसको फ्लर्ट की बेसिक्स आती हैं, कोई पास्ट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो जॉब में आ रहा है, राइट? तो जी। पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक ये है कि नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। तो
एक साल के एक्सपीरियंस 1 लाख, 2 साल के एक्सपीरियंस 2 lakhs, इस तरह से। ठीक है, मेरे टाइम अच्छा। के मुताबिक इस तरह से था। इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है अब थोड़ा ज़्यादा हो गया हो। और बाहर बाहर के रेट्स डिफरेंट हैं। बाहर यू कैन हैव लाइक 3 times more than this। तो बट इन द बिगिनिंग, सिंस यू डू नॉट हैव मच एक्सपीरियंस, तो बाहर एकदम जॉब्स हंट करना इट्स डिफिकल्ट, बट आफ्टर 3 years it is easy, you can say। आपने इजी बोला, लेकिन हाउ मच इट इज इजी फॉर एनी पर्सन? बिकॉज तो इंग्लिश स्पीकिंग पे भी डिपेंड करता है, इसके अलावा ओपन सोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो है यहाँ पे ऑडियंस है, वो एक उनका एक माइंड सेट बन जाए, ताकि वो उनका एक गोल हो कि अभी हमें इस बात को लेके जो है ना फॉलो करना है। सही। तो जैसे मैं अगर अपना पाथ एक्सप्लेन करूँ, तो मेरे माइंड में यही टाइमलाइन थी कि मुझे जो है वो 3 साल एक्सपीरियंस लेना है। 3 साल के बाद आई शुड बी कैपेबल इनफ कि मैं अपने ऑन पे सिंगल हैंडेडली पूरी ऐप डेवलप कर सकूँ। ठीक है, तो यू कैन से इट टुक मी 3 years टू मास्टर दैट काइंड ऑफ एवरीथिंग। तो उससे पहले मेरे माइंड में एक ना इनसिक्योरिटी होती थी कि अगर मैं कहीं फंस गया तो मैं क्या करूँगा, और अगर मैं कैसे हल करूँगा, मैं प्रॉब्लम में अगर फंस गया तो मुझे से कौन निकालेगा। तो आई शुड हैव अ सीनियर लीड जो कि मेरे पास हो, मेरा सहारा हो, ताकि वो मुझे यहाँ से निकाल सके। तो इन इन शॉर्ट अपनी लास्ट जॉब में आई माय सीनियर वाज काइंड ऑफ वेरी टॉक्सिक। तो तो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गया और किसी और पे मेरी डिपेंडेंसी नहीं रही। तो उस टाइम आई रियलाइज़्ड कि आई एम कैपेबल इनफ कि मैं अपने ऑन पे एक पूरी ऐप बिल्ड कर सकता हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। तो उस टाइम आई रियलाइज़ किया अब मुझे अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो स्टार्ट से मेरा गोल तो यही था कि मुझे अपना काम करना है, मुझे जॉब वगैरह नहीं करनी। लेकिन जॉब मैंने सिर्फ़ इसलिए की कि मैं दूसरों की गलतियों पे सीख सकूँ कि पैसे भी मिल रहे हों, अगर मैं कोई गलती करूँ तो नुकसान भी किसी और का हो रहा हो और मुझे सिर्फ़ सीख मिल रही हो। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन ये है, जी मुझे। इजाजत है सर आपकी? जी जी, आप पूछे क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सब टिप फॉर डिबगिंग एंड टेस्टिंग मोबाइल एप्स? व्हाट आर दी सम आपकी टिप्स आवाज़ क्लियर नहीं है टिप्स मुझे, फॉर थोड़ा सा। डिबगिंग एंड टूल्स फॉर सही, डीबगिंग, ठीक है, राइट? ठीक है। मेरे व्हाट पास आर एक सम टिप्स फॉर डिबगिंग एंड टेस्टिंग मोबाइल एप्स? ठीक है, मेरे पास एक टूल है, और वो टूल ऑनलाइन नहीं है, बल्कि वो एक ऑफ़लाइन टूल है। और बेसिकली वो एक छोटी-सी टॉय रबर डक है, और वो मेरा डिबगिंग टूल है। तो नाउ यू विल से कि एक रबर डक कैसे डिबग कर सकती है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ टेक्नीक। अ, अगर आप गूगल करो रबर डक डिबगिंग, तो इट्स अ वेरी फेमस टेक्नीक। सो द थिंग इज़ कि जैसे मैंने आपको इन द सेशन मैंने बताया था कि आपको पेपर पे लॉजिक लिखनी चाहिए। लॉजिक आप पेपर पे बनाओ। तो द थिंग इज़ क्या रबर डक टेक्निक है क्या कि आप अपना जो भी कोड लिखते हो ना, वो आप समझाना शुरू कर देते हो एक डमी रबर डक को। और जब आप उसे समझा रहे होते हो ना, तो आपको समझाते-समझाते खुद ही क्लिक कर जाता है कि आप कहाँ पॉसिबली मिस्टेक कर रहे हो। तो एक तो ये टेक्निक है डीबग करने की। और इसके अलावा फ्लटर के टूल्स हैं, मैं वीएस कोड यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर आप पॉइंटर्स लगा के जो रेड कलर के पॉइंटर्स होते हैं, ब्रेक पॉइंट्स जिसे आप कहते हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम रन करके आप देख सकते हो कि पॉसिबली कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। यूजुअली एक माइंड में सिर्फ़ एक ये बात बिठा लें कि कंप्यूटर कुछ गलत नहीं बताएगा। अगर वो गलत आंसर आ रहा है या गलत कोई चीज़ आ रही है, तो मोस्ट लाइकली वो मैंने ही कहीं न कहीं गलती की है और मुझे उसे फिगर आउट करना है। तो आई हैव हाइड इंटेंट्स, तो यूजुअली वो यही मिस्टेक कर रहे होते हैं कि सीधा मैसेज या कॉल पे बता रहे होते हैं कि ये मेरे से नहीं हो रहा है, पता नहीं मैंने सारा कुछ कर लिया लेकिन ये नहीं हो रहा। तो इसमें मसला है। तो कंप्यूटर में मसला नहीं होता, हमारी अपनी कहीं न कहीं लॉजिक होती है, कहीं पे सेमीकोलन मिस कर दिया होगा, कहीं पे क्लास लिख ली होगी, क्लास कॉल नहीं की होगी।
तो मैं यही दो यूजुअल टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, या तो ड्राई रन करता हूँ अपने ऑन पे, या फिर ब्रेक पॉइंट्स लगा के चेक करता हूँ कि एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पे ये होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ये आ रहा था, पॉसिबली यहीं पे मिस्टेक है। इसके ओके। अलावा एक और है कि अगर आप प्रोडक्शन में चले जाते हो और प्रोडक्शन में कोई और ऐप यूज़ कर रहा है और उसकी ऐप क्रैश कर रही है लेकिन आपके कंप्यूटर पे ठीक चल रही है, अब आप इसको कैसे डिबग करोगे, राइट? कि आपका कस्टमर है, यहाँ पर क्लाइंट है, वो मोबाइल ऐप यूज़ करता है, उसके पास एरर आ रहा है, आपके पास बिल्कुल ठीक चल रही है, तो अब आप उसे अपनी मशीन थोड़ी भेजोगे कि भाई मेरी मशीन ले लो, इस पे चला लो, ये यहाँ ठीक चल रहा है। तो उसके लिए फिर आप कैशलिटिक्स, एनालिटिक्स इस तरह के टूल्स यूज़ करते हो कि वो क्रैश के लॉग्स आपको दे देता है, और फिर आप उन लॉग्स की बेसिस पे काइंड ऑफ एक इमेजिनरी इन्वायरमेंट बनाते हो कि अच्छा यूज़र पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और यहाँ के बाद ऐप नहीं चली, तो मोस्ट लाइकली इस स्क्रीन पे आके ऐप क्रैश कर गई। या सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ सबको कि गाइस क्रैशलेटिक्स जो है वो एक फायरबेस का टूल है जिसके थ्रू हम जो है ना ऐप के क्रैशेस वगैरह और जो भी ये चीज़ें होती है प्रोडक्शन मोड में वो हम जो है उनको हैंडल कर रहे होते हैं। बाय द वे आशिर भाई हमारे साथ जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं ना वो उन्होंने अभी लाइक बिल्कुल बेसिक स्क्रैच सीखा हुआ है, स्क्रैच से सीखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा उनको इस पे करना चाह रहा था ये चीज़ें। अच्छा, सही सही, ठीक है। इसके अलावा आपने सी आई सी डी की बात की, ठीक है, तो वो हम्म। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें सबको कि सी आई सी डी एक्चुअली क्या है और कौन सा सही टूल तो जो। सही तो बेसिकली CI/CD स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो स्टार्ट से ही ना आई वाज वेरी काइंड ऑफ के प्रोडक्टिविटी फोकस कि मुझे चीज़ें प्रोडक्टिव करनी है, तो उसमें से एक कह लो कि टिप ये है कि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, आपने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है कि आप रेपिटेटिव टास्क जो हैं वो उनको ऑटोमेट कर लो, ठीक है? और अब आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जर्नी में देखें कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप रिपीटिंगली कर रहे हैं और आप उसके लिए उसका प्रोग्राम लिख के आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो जो कोड कंपाइल करना, कोड को बिल्ड करना और कोड को डिप्लॉय करना, ये जो है ना ये रेपिटेटिव टास्क है जो कि आप एवरी वीक या एवरी मंथ कर रहे होते हो, जो भी आपका स्प्रिंट साइकिल है। तो अब एक ऐप को बिल्ड करने में तकरीबन, अगर फ्लटर बिल्ड एपीके लिखो तो तकरीबन 5-10 मिनट लगते हैं, और उसको अपलोड करने में तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएंगे, और अगर आपने कोई एनवायरनमेंट और इस तरह की चीज़ें डाली हैं तो कर कर तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। तो स्पेशली अगर आप iOS वाली साइड पे, तो कोड साइन होना है, कोड ने पुश होना है, टेस्ट फ्लाइट पे जाना है, टेस्ट फ्लाइट से आगे होना है, तो इट टेक्स टाइम। तो बजाय कि आप ये 2 घंटे अपने सिर्फ बिल्ड बनाने में, बिल्ड पुश करने में ज़ाया कर दो, व्हाट यू कैन सिंपली डू इज कि ऑटोमेट ऑटोमेट दिस। आप इधर से जैसे ही गिट कमिट करो और वहाँ पे एक ऑटोमेटेड प्रोसेसर जो है वो स्क्रिप्ट्स रन करे, आपकी बिल्ड बनाए और डिप्लॉय करता है। तो इसके लिए जो मैंने टूल्स यूज़ किए हुए हैं वो दो हैं, एक गिटहब एक्शंस है, गिटहब आपको ये एक्शंस प्रोवाइड करता है, और दूसरा कोड मैजिक है। ओके, सो इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है एक, सुलेमान पूछ रहे हैं कि अच्छा फ्लटर डेवलपमेंट, हाँ ये पूछ रहे हैं एक्चुअली कि पर डे हम कितना जो है आवर्स जो है हम अगर फर्स्ट 4 to 5 आवर्स अगर हम दे रहे हैं तो हम कितने टाइम में जो है ना एक अच्छा फ्लटर डेवलपर बन सकते हैं, लाइक एक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आप इसका आंसर करिए। सो द थिंग इज कि अच्छा फ्लटर डेवलपर मेरे ख्याल से इज नॉट अ थिंग यू लर्न एवरी डे, एवरी सिंगल डे, विद एवरी टाइम। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं अभी जो है वो एक प्रो डेवलपर बन चुका हूँ और अब मेरे लिए कुछ सीखने को नहीं है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे मेरे पास सीखने के लिए हैं। तो 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे का मतलब ये है कि आप हर दिन कुछ टाइम डेडिकेट कर लो टुवर्ड्स लर्निंग। तो कंसीडरिंग दिस कि आप ऑलरेडी फ्लटर की बेसिक्स सीख चुके हो, यू आर अ फ्लटर डेवलपर,
और आप एक बेसिक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन अभी इस टाइम यू आर नॉट कैपेबल इनफ कि आप एक बड़ी फेसबुक टाइप या कोई भी बड़ी एप्लीकेशन बना सको। तो वो आपकी ये जर्नी है कि आपने एक बेसिक कैलकुलेटर या बेसिक काउंटर ऐप से अब आपने सफ़र करना है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फुल फेसबुक ऑन योर ओन। तो इसके अंदर आपने यू नीड टू लर्न डेली एटलीस्ट 20 मिनट्स और 1 आवर, वट एवर योर स्केड्यूल इज। तो उसके मुताबिक आप देख लो। और बस लेकिन एटलीस्ट बस कंसिस्टेंसी के साथ डेली अगर आप 1% भी इम्प्रूव करते हो, ये मैंने एटॉमिक हैबिट्स में आई थिंक पढ़ा था, तो ओवर द ईयर आप तकरीबन आई थिंक 23% या पता नहीं 33% आप आपकी टोटल इम्प्रूवमेंट होती है अगर आप डेली 1% इम्प्रूव करते हो। मेरा भी एक सवाल है। तो गाइस आप में से किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये या आप टाइप कर लें उनका श्योर। क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, करेंटली आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर। तो करेंटली लाइक फर्स्ट में तो हमने सी प्लस प्लस पढ़ लिया और अभी मैं वेब डेवलपमेंट कर रही हूँ। लाइक मुझे फ्रंट एंड आता है, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, कुछ वेबसाइट्स वगैरह बनाई है। बट देन मैंने फ्लटर देखा, लाइक मुझे पता बूट कैंप से चला था और मैंने क्लासेस ज्वाइन किया एंड इट सीम्स लाइक गुड, क्योंकि मेरा एक जो सीएस में आने से पहले था, इट वाज लाइक आई नीड टू बी वेबसाइट डेवलपर एज वेल एज ऐप डेवलपर। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं इतनी अच्छी वेब डेवलपर भी नहीं हूँ कि मैं कहीं जाके कह सकूँ पोटेंशली खुद से कि या आई नो दिस, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्रंट एंड आता है। क्योंकि मेरा था कि मैंने मंथ्स चेक करना आगे, लेकिन आई एम ऑल्सो डूइंग फ्लटर। तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या मुझे स्टेप बाय स्टेप अगर मैं लेके चलूँ तो मुझे किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए? सही। आई काइंड ऑफ रिलेट टू दिस, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट की ना अपनी डिग्री, तो इफ़ यू कैन सी, तो मैंने लिखा हुआ है कि आई एम अ फ्रंट एंड इंजीनियर। तो एंड वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा विद फ्लटर है, राइट। तो आई काइंड ऑफ रिलेट टू दिस। वो इस तरह कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मैंने हर चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग थी, तो उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पढ़े थे। तो स्टार्ट में मैंने आर्डुइनो और जो हार्डवेयर वाली चीज़ें होती हैं, रास्पबेरी पाई, इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर किया। और उसके बाद फिर आई गेट इनटू वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट करने के बाद मैंने रिएक्ट जेएस सीखी, फिर इवन नोड जेएस भी सीखी। फिर हमारा एआई का कोर्स था, एआई के अंदर भी आई जम्प्ड इनटू। तो हर चीज़, ग्रेजुएशन जो होता है ना, वो एक्सपेरिमेंटल फेज होता है मेरे ख्याल से। आप उसके अंदर हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हो और देन यू डिसाइड कि अच्छा मेरा इसमें इंटरेस्ट है और अब मुझे इसमें अपना कैरियर परसू करना है। उससे पहले आइडिया नहीं होता। तो जनरली स्टार्ट में मेरा ये था कि आई एम अ वेब डेवलपर, मुझे जो है वेबसाइट्स बनाना आती है, मैं वेबसाइट्स ही आके बनाया करूँगा। तो आखिरी सेमेस्टर में हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स ऑफर हुआ, उसमें हुई एक फ्लटर। और जब मैंने फ्लटर सीखी तो मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया कि नहीं, फ्लटर ज़्यादा अच्छी है तो मुझे फ्लटर करनी चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे मुझे वेबसाइट भी बनाना आती थी और एक ऐप भी बनाना आती थी। तो फिर मैंने कैरियर चूज़ कर लिया कि नहीं, मुझे नीश डाउन रहना है और मुझे सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है। तो इसलिए आए से कि मैं एक फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ जिसको इवन वेबसाइट का फ्रंट एंड भी आता है और मोबाइल एप्लीकेशन का भी फ्रंट एंड आता है। लेकिन मैं खुद जो है वो प्रेफर करता हूँ कि मैं फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊँ यूजिंग फ्लटर। तो इट्स आई विल से कि इट्स एन एक्सपेरिमेंटल फेज अभी। तो एक्सपेरिमेंट करो, हर चीज़ को एक्सप्लोर करो और देखो कि इंटरेस्ट किस में ज़्यादा बनता है और फिर उसको परस्यू करो। ओके, और अगर हम इंटरेस्ट को एक साइड पे रखें तो आपके ख्याल में क्या चीज़ इस टाइम जॉब मार्केट जो है हमारी, सैचुरेशन कहाँ ज़्यादा है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में या फिर वेब डेवलपमेंट की तरफ? सो यू कैन से कि हर चीज़ का ना एक ट्रेंड होता है, लाइक एक उसकी लाइक स्टार्ट होता है,
फिर उसका पीक आता है और फिर डिक्लाइन करता है। तो मेरा फ्लटर को पिक करने का मेन रीज़न ये था कि जब मैंने स्टार्ट की थी बैक इन 2020, तो फ्लटर को आए आई थिंक सिर्फ 1-2 साल हुए थे। तो फ्लटर का पहला वर्जन था, आई गेस इवन वो नल सेफ भी नहीं था। तो उस टाइम वो पीक पकड़ रहा था अभी। तो अगर मैं उस टाइम पे उस राइड में बैठ जाता, तो जब फ्लटर का जैसे आजकल पीक है, तो आई एम एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो वेब डेवलपमेंट का भी स्कोप है, लेकिन वेब डेवलपमेंट का काइंड ऑफ नुकसान ये है कि जब आप वेब डेवलपमेंट की डोमेन में घुसते हो ना, तो जावास्क्रिप्ट के बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं। तो इवन आपको आपके पास लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आपको एंगुलर भी आनी चाहिए, रिएक्ट भी आनी चाहिए, व्यू भी आनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है कह दे कि मुझे रिएक्ट में नहीं, मुझे एंगुलर में बनानी है। या हो सकता है कि वो जो रिक्वायरमेंट्स लेके आया हो, वो आपको रिएक्ट आती है, लेकिन वो आप रिएक्ट में बना ही ना सकते हो, आपको उसके लिए नेक्स्ट.जेएस यूज़ करनी हो। तो इट टोटली तो इसलिए जो है ना, फिर मैंने वेब डेवलपमेंट को साइड पे किया। फ्लटर इटसेल्फ एक फुली पैकेज चीज़ थी, पूरी लाइब्रेरी थी, और इसको सीखना ज़्यादा आसान था मेरे लिए, तो मैंने फिर फ्लटर को ऑप्ट कर लिया। ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है। हम्म As a junior mobile application developer, what are the some best practice for implementing augmented reality or virtual reality feature on mobile apps? आई एम सॉरी टू से, लेकिन मेरा ऑगमेंट रियलिटी और Yes, yes, वर्चुअल best रियलिटी पे practice for एक्सपीरियंस नहीं है। implementing. Yes, best practice for implementing augmented reality or virtual reality. सो मुझे आई एम रियली सॉरी, लेकिन इसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं होता, इस पे कुछ बता नहीं पाऊंगा। Okay, ओके sir. सर, हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एक हमारी चैट में से। ये बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है कि एआई आ चुकी है तो हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज एआई इज टेकिंग ओवर जॉब्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो क्या एज अ मोबाइल डेवलपर हमें किस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए? कितना परसेंट एआई हमारी जस्ट जॉब नुकसान पहुंचा सकती है? जस्ट बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है? तो एआई से आप हेल्प लो, एआई से सिंटैक्स पूछो, एआई से क्वेश्चंस लो, लेकिन लॉजिक्स खुद बनाओ। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे पास कोपायलट है, सारा कोड कोपायलट लिखता है, मैं सिर्फ लॉजिक लिखता हूँ। तो आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा कोड लिख सकते हो यूजिंग एआई। ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर देखा जाए कि अगर कोई टीम है उसमें लाइक कोई यहाँ से 6 मंथ्स बूट कैंप सीख के और वो कोई लाइक बेसिक फ्लटर जूनियर वहाँ पे डेवलपर बनता है, लेकिन वहाँ पे अगर टीम को कोई एआई टूल अच्छा मिल जाता है और वो यूआई उसके थ्रू बना लेते हैं, राइट? तो एक काइंड ऑफ उस बंदे की नीड नहीं होगी वहाँ पे, राइट? हम्म तो ये भी एक हम इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं कि एआई कुछ हद तक हमारी जो है ना जॉब्स को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपका क्या कहना है इस अ, चीज़ में? अच्छा, तो द थिंग इसके मिसाल के तौर पे आपके पास एक कस्टमर है, कस्टमर आपको कहता है कि मुझे जो है ना ये एक मोबाइल ऐप बनानी है, 4 महीने के अंदर मुझे मुझे मोबाइल ऐप चाहिए। आप कहते हो कि अच्छा, अगर मैं सपोज एआई नहीं है, ठीक है, आप कहते हो कि अच्छा ये मुझे एक ऐप बनानी है, 4 महीनों में बनानी है, तो ये स्कोप के मुताबिक अगर मैं 4 फ्लटर डेवलपर्स रखूं, तो फिर ये ऐप जो है ना 4 महीने में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो मैं ये चार चार फ्लटर डेवलपर्स हायर करता हूँ, ठीक है? अब एआई आ जाती है, और एआई के आने से क्या होता है कि एक डेवलपर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 70% बूस्ट कर जाती है, ठीक है? तो आप एक डेवलपर जिसने एक काम जो 1 महीने में करना था, वो अब 10 दिन में कर रहा है, राइट? तो अब जो है वही प्रोजेक्ट बनाने में 4 डेवलपर्स अगर काम करें, तो वो तो 1 महीने में प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है? तो आप अपनी कॉस्ट बचाने के लिए क्या करोगे कि अच्छा मैं 2 डेवलपर फायर कर देता हूँ, 2 डेवलपर रखता हूँ, वो अपनी एआई को यूज करते हुए काम करेंगे, और 4 महीनों के अंदर प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, राइट? तो एआई ने सब फ्लटर डेवलपर्स की जो जॉब है वो कंज्यूम नहीं की, बल्कि क्योंकि प्रोसेसेस इम्प्रूव कर गए, तो आप वही चीज़ अब कम टाइम में बेच पा रहे हो, तो इसलिए टीम साइज इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आपने चीज़ कम कर दिया।
तो इट डज नॉट मैटर कि आप जूनियर हो तो एआई के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। ह्यूमन ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, एआई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। एआई एक ही चीज को रेपिटेटिवली डिफरेंट तरीके से डॉट कनेक्ट करके आपको दे देगा। तो एज अ ह्यूमन ब्रेन आपने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोड फिर आप एआई से लिखवाओ। मिसाल के तौर पे आपने एक स्क्रीन बनानी है, स्क्रीन के अंदर आप पूरी लॉजिक बना लो कि अच्छा मैंने इतनी टाइल्स रखनी है, एक टाइल का विजिट बनेगा, एक इसका विजिट बनेगा, एक लिस्ट भी बनेगा। ये सारी चीजें जो है वो जीपीटी को दे दो कि ये है, इस तरह से ऐसे बना, वो आपको पूरा कोड लिख के दे देगा। कोड कॉपी करो, पेस्ट करो, आपकी स्क्रीन बन गई। Yeah, that's तो अगर that's आप right. जीपीटी को सिर्फ ये बोलोगे कि भाई मुझे जो है वो एक स्क्रीन बनानी है, तो वो जीपीटी पता नहीं कैसे स्क्रीन बना दे, आपका टाइम जाया होगा। तो बेहतर है कि आप पूरी लॉजिक खुद बनाओ, फिर जीपीटी को दो। होती है स्क्रीन, अगर आप एआई को दे रहे हो ना, जीपीटी को स्क्रीन, अगर उसमें लिस्ट व्यू है तो वो लिस्ट जो है ना स्टैटिक कंपोनेंट्स बना के देता है मोस्टली। तो अगर हमें वो वहाँ पे रेंडर करवानी है तो एट द एंड हमें वही कस्टम कोड उसमें लिखना होता है। बिल्कुल। अच्छा, नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है। और वो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक हुदा का था आई गेस। तो द थिंग इज कि मैं पिछले 4-5 महीनों से नेक्स्ट जेएस में काम कर रहा हूँ यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। तो अब मुझे पर्सनली नेक्स्ट जेएस नहीं आती थी, और रिएक्ट जेएस मैंने स्टार्ट में थोड़ी बहुत सीखी हुई थी, और जैसे मैंने सीखी थी उस टाइम क्लास कंपोनेंट्स होते थे, फंक्शनल कंपोनेंट्स नहीं होते थे। तो अब जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट्स और हुक्स और इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो फ्लटर में और रिएक्ट जेएस में कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं था। द डिफरेंस वाज ओनली इसके वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है उसमें ज़्यादा। उसमें भी स्टेट मैनेजमेंट है, इसमें भी स्टेट मैनेजमेंट है। तो मैंने इवन क्या किया, मैंने ब्लॉक की लाइब्रेरी खुद से जावास्क्रिप्ट में लिखी। कुछ कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो काइंड ऑफ मेंटेन नहीं हो रही थी। तो मैंने उधर कोड कॉपी किया, ब्लॉक की अपनी लाइब्रेरी बनाई और रिएक्ट नेक्स्ट जेएस के अंदर यूज करना शुरू कर दिया था स्टेट मैनेजमेंट टूल। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी आपने स्टेट खुद ही ब्लॉक लिख यूज सकते किया हो। है इसमें वेब में? हाँ, तो इंटरेस्टिंग। वेब भी एक रिएक्टिव, जो रिएक्ट है वो भी एक रिएक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड टूल है ना। तो उसके अंदर भी आप सेट स्टेट करते हो और आपकी स्टेट जो है वो खुद से दोबारा से री रेंडर हो जाती है। वर्चुअल डोम और मेन डोम आपस में कंपेयर होता है, जैसे फ्लटर में ट्रीज में कंपैरिजन होता है, जो स्टेट चेंज होती है वहाँ पे एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो इसी तरह रिएक्ट का भी सेम प्रिंसिपल है। तो इस बेसिक प्रिंसिपल क्योंकि सेम थे तो मुझे शिफ्ट करने में कुछ ज़्यादा मसला नहीं हुआ। सो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। सही। या और अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो दे कैन अप्रोच मी ऑन लिंक्डइन, और दिस इज माय लिंक्डइन, तो आई बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।